एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये यूनिट फर्स्ट है क्लास 11th का, ठीक है ना। हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th का, क्लास 12th का रिवीजन हम लोग ने पहले अपलोड कर दिया था। सबसे पहले ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। मैटर के जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं, उसके नेचर, उसके प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कलर क्या है, वो कैसे दिखता है, कौन से स्टेट में, ये सभी किसके अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर, ठीक है ना। कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको बोलते हैं मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जितना भी यूनिवर्स में जो भी चीज है वो सभी क्या है, मैटर ही है, ठीक है ना। अब मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। सो कोई भी चीज मिक्सचर कब कहलाएगा, जब उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, जब मोर देन वन कंपोनेंट हो किसी चीज में, तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है ना। एलिमेंट्स क्या कहलाता है, जब उसमें सेम टाइप, जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। आयरन, आयरन वो एक एलिमेंट है, ठीक है ना। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सभी क्या है, एलिमेंट है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, ठीक है ना। सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, और ये वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन वाटर क्या है, दो हाइड्रोजन एलिमेंट, मतलब कि दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना है, वाटर बना है, जो एक कंपाउंड है, ठीक है ना, एक कंपाउंड है। तो बेसिकली कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आगे देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसको डिफाइन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज आती है जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कलर, ठीक है, कलर, उसका स्मेल, है ना, डेंसिटी, उसका स्टेट, स्टेट मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में है कोई मैटर, कि लिक्विड स्टेट में है, कि वो गैसेस स्टेट में है। जैसे आइस है, आइस और लिक्विड और वेपर, मतलब वाटर के तीन फेसेस होते हैं, वो आइस में भी हो सकता है, लिक्विड, तो वो उसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो अलग हो जाता है, आगे बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, ऑर्डर, ये सब। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पेट्रोल है, ठीक है ना, जो पेट्रोल है वो क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड क्या हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, लिक्विड उसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन जो पेट्रोल है वो हाईली फ्लेमेबल है, वो क्या है, हाईली फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल मतलब कि इजीली वो क्या पकड़ ले करता है, आग पकड़ लेता है। तो जो फ्लेमेबिलिटी है, जो आग पकड़ लिया, तो वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है। जहां पर भी केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है वो उस पर्टिकुलर मैटर की क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं मास क्या होता है और वेट क्या होता है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट सेम ही है, तो बेसिकली ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें हैं, ठीक है ना। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, एक सेब है, ठीक है ना, एक सेब है, ठीक है ना। सेब मेरा बहुत गंदा बन गया, लेकिन मान लो हमारे पास एक सेब है, ठीक है ना। अब ये सेब अर्थ पे है तो भी एक सेब है, इसको मून पे ले जाएंगे तो भी एक सेब है, ये किसी और प्लेनेट पे ले जाएंगे तो भी एक सेब ही रहेगा। इसका मास चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, लेकिन उसका वेट क्या होता है, वेट चेंज हो जाएगा,
वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट बेसिकली क्या होता है, वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम सभी को पता है कि अगर कि मेरा वेट अगर 6 kg है अर्थ पे, तो अगर कहीं मैं चला गया मून पे, तो मून पे किसी भी चीज का जो वेट है वो 1/6 हो जाता है। मतलब मून क्या छोटा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है, ग्रेविटी कम लगता है। तो इसी कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 6 kg है अर्थ पे, तो वो मून पे जाकर के 1 kg का हो जाएगा। तो उसका वेट तो चेंज हो गया, लेकिन उसमें का मास चेंज होगा क्या? मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो वेट और मास में अंतर यही है कि मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, जबकि वेट होता है इट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो बॉडी फोर्स मतलब कि जो जो ग्रेविटी की वजह से वो जो बॉडी में क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास जैसे जैसे कोई यहाँ पर ये ट्री था, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ से दिया था कि वो बैठा था पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे से सेब उसके सिर पर गिर गया, तो उसने क्या सोचा कि जो अर्थ है वो सेब को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सेब नीचे गिरा। अगर कहीं ग्रेविटी होता ही नहीं तो ये सेब नीचे गिरता क्या, नहीं गिरता। तो सेब गिरा किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से। सेब किसके वजह से गिरा, अपने वेट की वजह से गिरा। मतलब उसका 1 kg है, 4 kg है, 2 kg, ये उसका वेट है। लेकिन मास क्या है, मास मैटर के अमाउंट को बताता है जो ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। आगे जो चीज है वो है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। सो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर कि हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं और उसका वेट करते हैं, हम लोग 1 लीटर पानी लिए और उसका वेट किए, तो वेट आया मान लो 1 kg। तो ऊपर में 1 kg मास अपॉन में 1 लीटर, मतलब कि जो क्या बोल सकते हैं, जो वाटर का डेंसिटी है वो क्या है, 1 kg पर लीटर है, 1 kg पर लीटर है, ठीक है ना। तो ये होता है डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को नापने का एक क्या है, मेजरमेंट है। क्या है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है, इसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक क्या है, एक जैसे जैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोगों ने मीटर सेंटीमीटर ऐसे फिक्स किया, वैसे टेम्परेचर मतलब हॉट है कि कोल्ड है, इसको नापने के लिए टेम्परेचर एक साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक मेजर दिया है, मतलब कि एक स्केल दिया है। टेम्परेचर इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। कि किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब वो क्या होगा, हॉट होगा। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है दैट मीन्स वो क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। अगर किसी अगर मान लो हमारे पास टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273.15 के साथ उस डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए केल्विन से उस 273 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये होता है कन्वर्जन, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड को 273.15 से ऐड करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर के निकालना है तो सिंपली आपको क्या करने का, फ़ारेनहाइट -32, 32 प्लस में तो इसको माइनस चले जाएगा और 5 ऊपर 9 माइनस, तो 5/9 फ़ारेनहाइट -32 ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। और हाँ ये था एक चीज हमारे पास जो आता है वो आता है अनसर्टेनिटी एंड सेकंड वन चीज था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अनसर्टेनिटी, सो आगे पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी क्या होता है। सो अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि किसी भी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई स्केल दे दिया गया, मतलब कोई रॉड दे दिया गया, ठीक है ना, कोई भी रॉड दे दिया गया है, ठीक है ना, और इसका एक्चुअल मास है 3.2 मीटर, ठीक है। और इसको हम लोग को बोल दिया है कि आप लोग जाओ इसको मेजर करके लाओ। तो जब हम लोग इसको मेजर किए तो हमारा जो अलग अलग स्टूडेंट ने मेजर किया, किसी का है 3.1, किसी का है 2.9, किसी का है 3, किसी का 3.3 आ गया। तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग वैल्यू आया। तो क्या है, थोड़ा बहुत ट्रू वैल्यू से, मतलब ट्रू वैल्यू क्या है 3.2, इससे डेविएट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब इसमें दो टर्म आता है, एक होता है प्रेसिजन और दूसरा होता है एक्यूरेसी, ठीक है। एक होता है प्रेसिजन और दूसरा होता है क्या, एक्यूरेसी। प्रेसिजन मतलब कि मान लो कोई स्टूडेंट पहली बार में मेजर किए 3.1, दूसरे बार मेजर किए 3.12, 3.13, 3.
0.09, मतलब कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो आस पास होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रेसाइज डाटा। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसाइज डाटा, मतलब कि जितना बार भी मेजरमेंट किया वो क्या अप्रोक्सीमेट है। अब की एक बार 3.1 किया, दूसरा बार 3.3 कर दिया, तो क्या प्रिसाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके मेजरमेंट में, तो ये प्रिसाइज डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब कि जो मेजर किया है वो कितना पास है, कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। मतलब कि अगर कहीं बात की है तो 3.2 के सबसे करीब कौन है? तो सबसे करीब है कौन सा? 3.13। सो मोर एक्यूरेट किसको? सो एक्यूरेसी क्या होता है? ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगा वो उसका एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी क्या होता है? ट्रू वैल्यू के जितना करीब हो। प्रेसिजन क्या होता है? जितना बार भी उसने मेजर किया वो एक दूसरे के कितने क्लोज, तो बोलते हैं प्रेसाइज। और एक्यूरेट मतलब कि ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। तो 3.13 जो है ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ज़्यादा क्लोज है 3.2 की। ठीक है ना? ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? जैसे कि हमारे पास है 3.200, तो ये क्या है? इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2, मतलब कि सिर्फ 3 और 2। जैसे हमारे पास 320 है, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगा 3 एंड 2, मतलब कि 2 ही निकल के आएगा। मान लो 3 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3। जैसे है 3.2001, इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा क्या? पूरा 1 2 3 4 5। सो बेसिकली ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर कहीं हमारे पास ये है 2.1 इंटू 10⁵, ठीक है, 5, इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, सो ऐसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वही बता रहा था प्रेसिजन और एक्यूरेसी क्या होता है। सो प्रेसिजन इज द क्लोजनेस ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, मतलब अगर मान लो स्केल का लेंथ 3.2 है तो जो बच्चे ने मेजर किया 3.14, 3.14, 3.15, 3.13, तो ये क्या है? आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? 3.18, 3.19, 3.18, तो ये क्या है? ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। दे आर मोर क्लोजर, दे आर क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। सो इसलिए ये क्या है? एक्यूरेसी इसका ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसाइज डाटा कौन है? ये है, मतलब कि आपस में एक दूसरे के भली पास पास है, तो ये क्या है? प्रिसाइज है। सो क्या है इसमें हम लोग समझ पाए कि जो एक्यूरेसी है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। प्रिसीजन में क्या होना चाहिए कि जितने भी मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, आगे है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है ना? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, आगे है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, सो सबसे पहला इसमें जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवॉइजर ने दिया था। ये क्या बोलता है कि क्या बोल सकते हैं? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed in a chemical reaction, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या है? जो मास है वो कभी भी हम लोग बना नहीं सकते और ना ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना? सो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी रिएक्ट करके कोई अगर रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना, कोई रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी मिलके क्या दे रहा है? सी दे रहा है, तो इसका जो मास है, इन दोनों का जो मास है वो दोनों मिल के सी के मास के बराबर होना चाहिए। मतलब कि इन दोनों का मास क्या होना चाहिए? इसके मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? ये था। आगे है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या होगा? एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे बाय वेट। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर कार्बोनेट है तो इसमें क्या है? कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर कहीं कॉपर कार्बोनेट नेचुरली
हम लोग अगर लाएं, या फिर चाहे उसको सिंथेटिकली हम लोग लैब में प्रिपेयर करें कॉपर कार्बोनेट को, उसमें जो कॉपर का जो परसेंटेज होगा उस कंपाउंड में कॉपर कार्बोनेट में वो 51.35 होगा, कार्बन का 9.74 और ऑक्सीजन का 38.91 होगा। चाहे वो नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम ही होगा। ठीक है ना। आगे है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट है वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो मास होगा उस एक एलिमेंट का वो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा इन अ सिंपल स्मॉल होल नंबर। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो हाइड्रोजन और वाटर मिलके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो वाटर बनता है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हाफ H2 प्लस O2 गिविंग यूजुअल H2, मतलब कि क्या हो रहा है, सॉरी H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू द H2O, मतलब कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे तो वो क्या होंगे एक फिक्स्ड मास में कंबाइन होंगे, जो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा 1:2 रेशियो में कंबाइन होंगे, H2 और O2 क्या होगा 1:2 रेशियो में कंबाइन होके टू इक्विवेलेंट क्या देंगे, सॉरी गड़बड़ लिख दिया क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, 2:1 रेशियो में कंबाइन होकर टू, है ना, क्या करेंगे 1 इक्विवेलेंट वाटर देंगे। मतलब कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल देगा। ठीक है। आगे है गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि जब भी गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं या फिर कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है, तो क्या होता है कि वो क्या होता है एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय वॉल्यूम। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी समझा कि क्या होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 मोल वाटर बनाएगा। दैट मीन्स 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ मिलके 100 ml वाटर बनाएगा। तो ये था गैल-ल्यूसिक का लॉ। ठीक है ना। वो क्या बोलता है कि गैसेज जो है वो कंबाइन होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में इन अ सिंपल रेशियो। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है 2 मोल लग रहा है, ऑक्सीजन 1 मोल लग रहा है, तो वाटर 2 मोल बन रहा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है ना। वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। आगे है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें H2 गैस है, और हमारे पास कोई दूसरा कंटेनर है जिसमें N2 गैस है। ठीक है ना। दोनों ही हम लोग के पास 273 केल्विन पर रखा हुआ है 1 एटीएम प्रेशर में। ठीक है ना। 1 एटीएम प्रेशर 273 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है दोनों कंटेनर में सेम है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कंटेनर और ये कंटेनर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ, दोनों में क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इस कंटेनर में 1 मोल H2 है और इसमें 1 मोल N2 है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था इन दोनों में सेम नंबर ऑफ H2 और N2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। और ये आगे जाकर प्रूव भी हुआ कि चाहे वो गैस कुछ भी हो, चाहे H2 हो चाहे N2 हो, अगर उन वो दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं और दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है। मान लो इस कंटेनर का भी 1 लीटर है, इस कंटेनर का भी 1 लीटर है, ठीक है ना, इस कंटेनर का भी 1 लीटर है, तो दोनों का क्या होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो सेम होगा। दोनों का क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। एक्चुअली में जब किसी भी गैस मॉलिक्यूल को 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पर रखे और कहीं वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम अगर कवर कर रहा है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगी, चाहे वो H2 गैस हो, N2 गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो। ये एवोगैड्रोस का, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट।
तो ये बेसिकली एवोगाड्रोस ने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई दो गैस मॉलिक्यूल अगर इक्वल वॉल्यूम घेर रहा है, इक्वल वॉल्यूम में है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, भले ही वो गैस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये था उनका लॉ। आगे है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं कि कोई भी जो मैटर है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट थ्योरी था जो मैटर के बारे में बताया, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है ना, उन्होंने क्या बताया, मतलब मैटर के बारे में फर्स्ट थ्योरी किन्होंने दिया था, डाल्टन्स ने दिया था। ठीक है ना, इसमें जो पहला है वो है कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना है। जैसे हमारा घर है वो ईंट से मिलकर के बना है, वैसे कोई मैटर है तो वो क्या है, अलग अलग जो मैटर है वो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर के बना है। और जो वो एटम है उसको उन्होंने क्या बोला, इनडिविजिबल बोला, मतलब कि एटम को फर्दर हम लोग क्या कर सकते, तोड़ नहीं सकते, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि बाद में ये फेल हो गया, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को अब अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग एटम को ही सब एटॉमिक पार्टिकल मान लिया गया था कि एटम को और फर्दर हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये बाद में प्रूव हुआ, मतलब इसका आगे अलग अलग थ्योरी है, डाल्टन्स के बाद अलग अलग थ्योरी प्रपोज किया गया। ठीक है ना, तो डाल्टन्स तो सबसे पहला थ्योरी था। ठीक है, तो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। डाल्टन साहब ने क्या बोला कि जो कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आयरन एलिमेंट है, ठीक है ना, आयरन एलिमेंट है, आयरन 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 एलिमेंट है, Fe, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे आयरन के एटम होंगे, Fe एटम्स होंगे। तो उन सभी एटम का उस एलिमेंट में सेम ही, मतलब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और ये सही बात भी है ना, कोई भी एलिमेंट में क्या है होगा, सेम ही प्रकार के एटम होंगे तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम ही होगा। कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, वो फिक्स्ड रेशियो में होगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, वो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उनका जो रेशियो है वो 2:1 में है। तो ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, ये रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं मीथेन गैस को हम लोग अगर कहीं क्या करते हैं, जलाते हैं, हमारे गैस चूल्हा में जो जलता है, ठीक है ना, घरों में, तो CO2 बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। सो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि एटम्स इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो ये क्या रीऑर्गेनाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लिया CO2 में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लिया वाटर में, तो क्या है, एटम का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक क्या था हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं। सो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन 12 एलिमेंट है उसका 1/12 मास क्या होगा, वन एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, ऐसा बनाया गया। वन एटॉमिक मास यूनिट की फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 816 है। सो इसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है वो होता है क्या चीज, 16 AMU, 16 AMU। तो ये जो ऊपर में लगा है यही इसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है ना, तो ये 16 AMU के बराबर है। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, सो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं, दे आर द एलिमेंट्स इन विच द एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक वेट इज डिफरेंट। एटॉमिक वेट क्या होगा, अलग होगा, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन 1, अगर उसका एटॉमिक नंबर है और उसका एटॉमिक मास भी 1 है तो नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। अगर कहीं उसी हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तो ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 3 है, तो इसको बोलते हैं ट्रिटियम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है, सो थोड़ा सा एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट है जैसे ये है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग उसका क्या चीज़, एटॉमिक वेट। यहाँ पर मान लो कुछ भी लिखिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B। सो बेसिकली यहाँ ये होता है एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है अगर कि वो न्यूट्रल है तो, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और ऊपर में जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। सो बेसिकली आइसोटोप्स में हो क्या रहा था कि तीनों पास, इसको हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सो इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन, इसके पास भी एक प्रोटॉन, इसके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। इसके पास क्या था? इसका मास नंबर भी एक है, मतलब कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम है, ठीक है, ऐसे होता है। आगे है मॉलिक्यूलर मास और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास इन अ कंपाउंड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। सो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। सम ऑफ एटॉमिक मास इन अ कंपाउंड, जैसे दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1, सो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 8 एंड 16, मतलब उसका एटॉमिक मास क्या ऑक्सीजन का? 16। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 16, सो ये बन गया 18। तो 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास है किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है, 18 ग्राम्स पर मोल। सिमिलरली अगर कि हमारे पास CO2 है तो CO2 में क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, C6 12 है ना, तो 12 प्लस दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। सो ये 16, सो ये 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 32, एंड 32 एंड 12 44 ग्राम्स पर मोल। सो ऐसे निकालते हैं क्या चीज़ हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर ग्लूकोज का देखें C6H12O6, सो इसका आप लोग निकालेंगे तो इसका आएगा 180 ग्राम्स पर मोल। सो इसको घर में जरूर ट्राई करना, ठीक। आगे है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। अब हमारे पास क्या था? हमारे पास मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास यही हाइड्रोजन का ही केस लेते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ठीक है ना, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। इसका मान लो इसका परसेंटेज ऑक्यूरेंस, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में इसका परसेंटेज ऑक्यूरेंस कितना है, इसको मान लेते हैं। मान लो कितना परसेंट है, जो भी परसेंट होगा, मैं ऐसा रैंडम ले रहा हूँ कि मान लो इसका क्या है? 99% है ना, 99% है ये, है ना, 99% ये है, 0.8% ये है, ये 0.1% है, ठीक है ना, पॉइंट 0.2% है, ठीक है ना, 0.2% है। ऐसा हम लोग ने रैंडम मान लिया, इसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए। तो इसका जो हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक वेट होगा, एवरेज एटॉमिक वेट होगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका एटॉमिक वेट कितना है? 1 इंटू 99 प्लस 2 इंटू 0.8 उसका परसेंटेज ऑकरेंस प्लस 3 इंटू उसका परसेंटेज ऑकरेंस 0.2 डिवाइड बाई 100। सो ये बेसिकली इसका होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेट ऑफ ए, अगर फॉर एग्जांपल, हाँ, तो ऐसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम लोग अलग अलग का निकालते हैं। आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टोटल मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग 3 स्टेजेस में समझने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम मोल एक्चुअल में है क्या इसको समझते हैं। तो जैसे हम लोग अगर कहीं हम लोग केला लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को 1 दर्जन केला दे दो। तो 1 दर्जन केला में क्या आता है? 12 केला आते हैं, ठीक है ना, 12 केला आते हैं। सिमिलरली 1 kg में अगर की बोले तो 1000 ग्राम आते हैं।
तो वैसे ही क्या होता है, मोल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, किसके लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग उसी को हम लोग मोल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कोई बंदा बोला कि मेरे पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास 18 ग्राम वाटर है, और उसके 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे लिख दिया मैं, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो मोल बेसिकली हम लोग 3 स्टेजेस में हम लोग निकाल सकते हैं, 3 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कि हम लोग को दिया गया हो वेट, हम लोग को क्या दिया गया हो, वेट। दूसरा हम लोग को दिया गया हो गैस का वॉल्यूम, क्या दिया हो, गैस का वॉल्यूम। तीसरा हम लोग को दिया हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम लोग को दिया गया हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बोल दिया कि 6 केला है, तो 6 केला मतलब कि 0.5 डजन, है ना। आपको बोल दिया कि 24 केला है, दैट इज 2 डजन। वैसे सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई बोल दिया कि मेरे पास क्या है, कि हमारे पास 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, 36 ग्राम वाटर है, तो बताओ इसमें कितने मोल होंगे। तो मोल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आप लोग को, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। सो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 दैट इज 2, और ऑक्सीजन का 16 तो होता है 18। सो वेट कितना है 36, मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हम लोग का 18। सो बेसिकली इसके कितने मोल हैं, हमारे पास 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझे कि हमारे, और एक चीज हमेशा याद रखना कि एक मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर कहीं आप लोग को अगर कहीं वाटर मॉलिक्यूल दिया है, मतलब उसमें आप लोग के पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। जैसे 36 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अगर मान लिया जाए कि हम लोग के पास गैस का वॉल्यूम दिया है, फॉर एग्जांपल हम लोग को बोल दिया है कि कोई H2 गैस है, वो एसटीपी कंडीशन पे, एसटीपी मतलब कि 273 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पर 22.4 लीटर का वॉल्यूम घेर रहा है, मतलब कि कंटेनर में बंद है, 22.4 लीटर के कंटेनर में बंद है। तो इसके लिए जो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4। इसका मतलब ऊपर में वॉल्यूम हमारा 22.4 है, नीचे में 22.4 से डिवाइड कर देना है, तो आ गया हम लोग का 1 मोल। मतलब कि 22.4 लीटर H2 गैस में कितने नंबर ऑफ H2 गैस मॉलिक्यूल होंगे, सो बेसिकली होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और उस H2 गैस मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, उसका वेट हो जाएगा 2 ग्राम, क्योंकि H2 का मोलर मास क्या होगा, ग्राम, 2 ग्राम होगा। सिमिलरली अगर कि मान लो हम लोग को दिया है 12 पॉइंट, है ना, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बोल दिया, तो बताओ मोल कितना है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ऊपर में रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स हो सकता है वो आयंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर 6 पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ये 6.022 इंटू 10⁻23 को Na, जिसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। सो आप लोग को क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है। जैसे ऊपर में दिया 12.044 इंटू 10⁻23, उसको एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो। सो बेसिकली आ जाएगा 2 मोल्स, क्या आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल पाएंगे और कैसे हम लोग लिमिटिंग रीजन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया गया है एक कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड रहा होगा, ठीक है। हमको कंपाउंड का फार्मूला निकालना है, हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड का हम लोग को क्या करना है, फार्मूला निकालना है, फार्मूला हम लोग को निकालना है। अब उसने क्या बता दिया कि उस कंपाउंड में
हाइड्रोजन जो है 4.07% प्रेजेंट है, कार्बन जो है 24.27% प्रेजेंट है और क्लोरीन जो है 71.65% प्रेजेंट है, वो बता दिया। और उस कंपाउंड का मोलर मास बता दिया कि 98.96 ग्राम पर मोल उसका क्या है, मोलिकुलर मास है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले करना है कि उसको क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। जैसे हाइड्रोजन है तो 4.07 ग्राम मान लेते हैं उसको, और उसको उसके मोलर मास मतलब कि हाइड्रोजन का होता है मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास का होता है 1 होता है। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास। तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे कार्बन है 24.27, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। वैसे क्लोरीन का 71.65, इसका एटॉमिक वेट होता है 35.5, तो इससे डिवाइड कर लेंगे। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2, इसका अप्रॉक्सीमेटली 2, इसका आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम। सो इन सभी में क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, ये 2, मतलब 4, 2 और 2। सो 2 से डिवाइड कर लो। सो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 2, कार्बन के लिए आ जाएगा 1 और क्लोरीन के लिए भी आ जाएगा 1। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा H2C1Cl1, मतलब कि H2CCl। सो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 दैट इज 2, कार्बन के लिए 12, क्लोरीन के लिए 35.5। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्या, 12 × 2 14, तो ये हो जाएगा 39। सो ये हो जाएगा 49.5। सो इसके बाद n निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास हम लोग को दिया है 98.96 डिवाइड बाई हम लोग का ये 49.5 से अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फार्मूला निकल के आया था हम लोग का H2, ये हम लोग का निकल के आ गया है इंपिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, इंपिरिकल फार्मूला मतलब कि सिंपलेस्ट फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला। सो इंपिरिकल फार्मूला निकला H2CCl, n का वैल्यू निकला 2, सो 2 से डिवाइड कर लो, तो H4CCl2। सो ये है उसका क्या चीज, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H4CCl2। आगे है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, आगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग लेते हैं H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O, मतलब कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है, लेकिन है ना, इसका 2 मोल बनाता है। लेकिन मान लो कि हमारे पास है ना, ये तो जनरल सा रिएक्शन है कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से मिलकर इसका 2 मोल बनाता है। लेकिन मान लो कि कोई रिएक्शन हुआ, है ना, कि कोई रिएक्शन हुआ H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। ठीक है ना, तो हमारे पास इनिशियली क्या था, हाइड्रोजन का 1 मोल था, ऑक्सीजन का भी 1 मोल था। तो बताओ वाटर कितना मोल बना। तो इसमें आप लोग को समझना ये पड़ेगा कि 2 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, तब जाके 2 मोल वाटर बनता है। लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 मोल है ही नहीं। तो तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो 2 मोल है ही नहीं, तो हाइड्रोजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ऑक्सीजन का सिर्फ आधा ही कंज्यूम होगा। मतलब कि आप लोग समझना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने कैसे। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है मोल अपॉन में स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री, ये जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का दिया है 1 मोल, उसके स्टोइक्योमेट्री 2, मतलब कि इसका है 0.5। ऑक्सीजन का मोल 1 है और उसकी स्टोइक्योमेट्री भी 1 है, तो वो भी 1 है। तो मतलब कि ऑक्सीजन तो इसका क्या 0.5, मतलब कि हाइड्रोजन क्या है हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट है। और हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट 1 मोल है तो प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बनेगा। क्या समझे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट अगर कहीं 1 मोल है, मतलब 1 मोल H2 है, तो वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट में। मतलब कि 1 मोल हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि 1 मोल वाटर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना, अब हमें पता है कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसके 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा। और इनिशियली 1 मोल था, तो 1 मोल से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 मोल बचा रह जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा खत्म हो जाता है, और लिमिटिंग रिएजेंट जितना होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से लिख लो, लिमिटिंग रिएजेंट जितना होता है, जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
और यहाँ पर बता दिया कि लिमिटिंग रीजन निकालते कैसे हैं, तो मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्री। ठीक है।